अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर्स ऑफ पाकिस्तान लीगल सिस्टम कि जो पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है ना, इसके क्या फ्यूचर्स हैं। पाकिस्तान में जो लीगल सिस्टम चल रहा है उसके फीचर्स, उसकी खसूसियात वगैरह क्या है। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, इसके मीनिंग्स, इसकी डेफिनेशन, फिर इसके फीचर्स। ठीक है, इसके फीचर्स के जो सब पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स है, फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक लॉ, ठीक है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, influence of common law, independence of judiciary, the court system, customary and civil law. Next है criminal and civil law distinction, legal education and profession, challenges in legal system. फिर हम challenges भी देखेंगे, ठीक है, पाकिस्तान के legal system में। लास्ट में हम इसका conclusion देखेंगे। सबसे फर्स्ट में अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में क्या है। फर्स्ट ये कि लीगल सिस्टम, देयर आर 100 अबव लीगल सिस्टम इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, कि यहाँ पर जो इस दुनिया में ना 1000 से 100 से भी ज्यादा जो है वो लीगल सिस्टम पाए जाते हैं। कहीं 100 से ज्यादा लीगल सिस्टम है, कहीं पर जो है सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है, कहीं पर हाइब्रिड लीगल सिस्टम, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम, हाइब्रिड लीगल सिस्टम, जितने भी मैं नाम ले रही हूँ ना, इन सब के अबाउट मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में ऐसा होता है कि सारा जो पावर होती है वो स्टेट के पास होती है। हाइब्रिड लीगल सिस्टम में बहुत से लॉज जो होते हैं वो एग्जिस्ट होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में भी हाइब्रिड लीगल सिस्टम है। इसके अंदर पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ भी है, कॉमन लॉ भी है। सो दैट्स द रीजन कि हम कहते हैं कि हाइब्रिड लीगल सिस्टम, क्योंकि जैसे मैंने बताया 2 या 2 से ज्यादा लॉज अगर हो ना कहीं, वहां पर हाइब्रिड लीगल सिस्टम कहलाते हैं। इस तरह इंडिया में भी हाइब्रिड लीगल सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा कॉमन लीगल सिस्टम होता है, सिविल लीगल सिस्टम होता है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग लीगल सिस्टम पाए जाते हैं। कौन कौन से कंट्री में कौन कौन से पाए जाते हैं विद एग्जांपल, सारा कुछ मैंने मतलब अलग अलग वीडियोस में बता दिया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ पाकिस्तान लीगल सिस्टम, पाकिस्तान लीगल सिस्टम की खसूसियात पढ़ेंगे। ठीक है, इसके चैलेंजेस वगैरह सारा कुछ देखेंगे हम। फर्स्ट पे ये कि जो पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर कंट्री का जो है लीगल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने कंट्री के लिए, पीस रखने के लिए, अमन और सुकून रखने के लिए कंट्री में। क्योंकि अगर लॉ नहीं होगा, कानून का निजाम नहीं होगा, कानून लॉ नहीं बनेगा, तो सारा मतलब अफरा तफरी होगी, एक दूसरे की जगह लोग जो है उधर मचा देंगे, मतलब सही तरह से पीसफुल जो है सोसाइटी रन नहीं कर पाएगी। सो लॉ बहुत जरूरी होता है हर कंट्री के लिए, हर सोसाइटी के लिए, पीस के लिए। ठीक है, सो लॉ बनाया जाता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, लेजिस्लेशन वगैरह, ये सारा कुछ भी देखा जाता है इसमें। ठीक है, जो लॉ है वो पनिशमेंट्स वगैरह भी बताता है ताकि हम मतलब फेयर रहें, ताकि अगर कोई भी गलत काम करने लगे तो हमें जहन में है कि पनिशमेंट है, अगर हम ये करेंगे तो हमारे ये सबसे पॉइंट्स होंगे, इसके ये नतीजे होंगे, तो इस वजह से बंदा जो है ना वो बुरे काम करने से बाज रहता है। ठीक है, तो हर कंट्री के लिए लीगल सिस्टम बहुत जरूरी होता है। अब लीगल सिस्टम के मीनिंग देखते हैं। ठीक है, लीगल सिस्टम का मीनिंग है फ्रेमवर्क फॉर इन्फोर्सिंग जस्टिस, कि मतलब एक फ्रेमवर्क है, एक मतलब पूरा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है, किस लिए, इन्फोर्स करने के लिए, नाफिज करने के लिए, किस चीज को, इंसाफ को। ठीक है, इंसाफ को नाफिज करने के लिए पूरा फ्रेमवर्क है। जैसे कि मैंने बताया पनिशमेंट्स वगैरह भी ये बताता है ताकि हम लोग फेयर रहें और फिर गलत काम ना करें। ठीक है, सो अ लीगल फ्रेमवर्क इन्फोर्सिंग लॉ, ये मतलब ये इसकी फर्स्ट मीनिंग है, सेकंड मीनिंग है इसका कि ये एक लीगल फ्रेमवर्क है जो इन्फोर्सिंग करता है, नाफिज करता है किसको, लॉ को नाफिज करता है ताकि फिर मतलब पीस रहे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ लीगल सिस्टम इज अ प्रोसीजर और प्रोसेस, कि लीगल सिस्टम जो है ना, जो कानूनी निजाम है, वो एक प्रोसीजर है और एक प्रोसेस है। किस चीज का, फॉर इंटरप्रेटिंग तशरीह का और नाफिज करने का। ठीक है, किस चीज को, लॉ को, इन्फोर्सिंग द लॉ। कि लीगल सिस्टम एक प्रोसीजर है और एक प्रोसेस है, मतलब एक तरीकाकार है जिसके अंदर ना जो क्या करता है, तशरीह करता है लॉ की और उसको नाफिज भी करता है कंट्री में। ठीक है, इसकी सेकंड डेफिनेशन है लीगल सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर, लीगल सिस्टम एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, किस चीज का, लॉ का स्ट्रक्चर है, बताता है हमें सारा लॉ बताता है, पनिशमेंट एटीसी सारा कुछ बताता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है लॉ का। इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस, ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हैं और कुछ प्रोसेस हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में हमारे लेजिस्लेशन, जुडिशियरी, ये सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक प्रोसेस है, एक तरीकाकार है जो कि यूज होता है टू इन्फोर्स करने के लिए, नाफिज करने के लिए। ठीक है, जस्टिस, इंसाफ को, इन अ सोसाइटी में, माशरे में इंसाफ को, ठीक है, नाफिज करने के लिए। अब इसके हम फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट फीचर है फाउंडेशन इन इस्लामिक लॉ। ठीक है, पाकिस्तान में ना इस्लामिक लॉ की फाउंडेशन है, इस्लामिक लॉ की बुनियाद है, मतलब जो जितने भी कानून वगैरह बने ना वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर बने हुए। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन,
फाउंडेशन इन इस्लामिक लॉ में हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना 1949 की, ठीक है, जो कि 14 अगस्त को जो की गई थी, ठीक है, पाकिस्तान के, जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तब भी हमें यही बताया गया था, इस्लामिक वैल्यूज वगैरह बताई गई थी, ठीक है, बताया गया था कि जो सारा कुछ होगा वो अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना होगा, और जो है सॉवरेंटी जो है वो अल्लाह ताला के पास होगी, मतलब ये सारा कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया था जो इस्लामिक मतलब चीजों पर नाफिज की गई थी। इसके अलावा फेडरल शरीयत कोर्ट है, ठीक है, ये जो फेडरल शरीयत कोर्ट है ना, इसमें भी जो है और जो डिसीजन वगैरह होते हैं, जो केसेस वगैरह होते हैं वो ना इस्लामिक बेस के ऊपर रिजॉल्व होते हैं, ठीक है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो सारा कुछ करती है। इसके अलावा हम इसके सब पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं एक, ठीक है, हदूद ऑर्डिनेंस। अब इसमें हम हदूद ऑर्डिनेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं, जो हमारे जो पनिशमेंट्स हैं क्राइम की, ठीक है, जैसा कि थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई या मर्डर हो गया किसी का, ऑब्जेक्शन, ये सारी चीजें मतलब हदूद ऑर्डिनेंस के जरिए हम इसको सॉल्व वगैरह करते हैं, जो कि ये भी हमें कुरान पाक वगैरह में भी बताइए, कुरान में सुनना पे मतलब मिल जाती है इस्लामिक सोर्सेज पे। इसके अलावा कियास एंड दियत, ठीक है, इसमें भी मर्डर वगैरह आ जाते हैं कियास एंड दियत पे, कि मतलब जो इस्लामिक कानून है कि कत्ल के बदले कत्ल, कियास लेना, ठीक है, दियत वगैरह देना, कंपनसेशन देना, मुआवजा देना, ठीक है, ये सारा कुछ इन चीजों में आ जाता है। अब नेक्स्ट है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना 1973 का, ठीक है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत हाई लीगल अथॉरिटी देता है, ठीक है, सुपरमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी जाती है, और इसकी बेस पे काफी ज्यादा लॉ वगैरह बनते हैं, कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनता जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, ठीक है। इसके अलावा इसके सब पॉइंट्स में हम लिख सकते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट देते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, और राइट टू लाइफ हो गया, ये ईटीसी, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, रिलीजन फ्रीडम देता है ये ईटीसी, ठीक है, हर आजादी का हक देता है वगैरह। इसके अलावा पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका आर्टिकल 8 से लेकर 28, 8 to 28 हमें बताता है फंडामेंटल राइट के अबाउट, ठीक है, कि इंसान के बुनियादी हकूक क्या है। फंडामेंटल राइट्स होते हैं बुनियादी हकूक जो कि जरूरी होते हैं, इसमें राइट टू लाइफ आ जाता है, जिंदगी गुजारने का हक आ जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाता है कि हमें आजादी रही, मतलब हम कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, आजादी से। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, ये सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ही है कि सेपरेशन ऑफ पावर देती है वो। इसके ना बेसिकली 3 पिलर्स होते हैं, एक होता है लेजिस्लेशन, एक होता है लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब ये जो 3 पिलर्स है ना, लेजिस्लेचर जो होते हैं वो लॉ मेक करते हैं, ठीक है, लॉ मेकर होते हैं ये। बाकी जो जुडिशरी है ना, ये लॉ को जो है इंटरप्रिटेशन करती है, और फिर जो एग्जीक्यूटिव होता है ये इंप्लीमेंट करता है लॉ को, ठीक है। सो इन सब में ना सेपरेशन ऑफ पावर, एक जितनी पावर दी गई है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जुडिशरी का काम जो है वो लेजिस्लेचर कर रहा है या फिर एग्जीक्यूटिव कर रहा है, एटीसी नहीं, इन सबको अलग अलग पावर डेलीगेट कर दी गई है। किसने किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है, ताकि चेक एंड बैलेंस रहे, ठीक है। इसके अलावा इस्लामिक प्रोविजंस है जो कि ये एंश्योर करती हैं कि जो भी लॉ है वो अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना है कि नहीं है, ठीक है, शरीयत के मुताबिक है या नहीं है, ठीक है, ये चीजें आती हैं इसमें। अब नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉमन लॉ, ठीक है। जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो भी बेसिकली कॉमन लॉ के बेस पे है, तो हम लोगों ने भी ब्रिटिश का ही अपनाया हुआ है, तो इस वजह से हमारा भी कॉमन लॉ के बेस पे। और कॉमन लॉ में बेसिकली होता क्या है, कॉमन लॉ के अबाउट एक अलग वीडियो भी बनी हुई है, ठीक है, कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ के डिफरेंस, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें सारा मैंने ना जो है सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि जो कॉमन लॉ होता है ना, वो एक मतलब ऐसा सिस्टम होता है जुडिशरी का कि जिसके अंदर ना जो लॉयर्स होते हैं ना, वो क्वेश्चनिंग आंसर करते हैं, ठीक है, किससे? विटनेस से, जबकि सिविल लॉ में जो होता है वो जज करते हैं। खैर सिविल लॉ को छोड़ दे क्योंकि वो भी हम पढ़ नहीं रहे यहाँ पर। पाकिस्तान में कॉमन लीगल सिस्टम है, ठीक है, और ये बेस मतलब ब्रिटिश से हमने भी अपनाया हुआ है, सो दैट्स द रीजन। इसके अलावा प्रेसिडेंट बेस डिसीजन होते हैं कॉमन लॉ में, हमेशा प्रेसिडेंट वगैरह देखे जाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट्स वो होते हैं नजीर होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो जज ने मतलब जो जजमेंट होती है ना, वो होते हैं प्रेसिडेंट। जैसे कि हायर कोर्ट ने फैसला दे दिया, ठीक है, और वो जो फैसला है ना, वो आगे आने वाले जितने भी मतलब केसेस है ना, इन फ्यूचर के केसेस में उसमें वो काम आता है, ठीक है। एक फैसला जब आ गया है ना, तो उस नेचर का कोई भी अगर केस आता है तो वही वाला फैसला उसमें अप्लाई किया जाता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग होता है सारा कुछ। ऐसा नहीं होता कि एक चीज का फैसला पड़ा है तो उसके बावजूद दूसरा नहीं बनाया जाए, ठीक है, वो होते हैं प्रेसिडेंट, और ये प्रेसिडेंट की बेस पर ही ये डिसीजन होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अबाउट भी एक अलग वीडियो बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्सियल सिस्टम इन कॉमन लॉ, ठीक है, ये इसके सब पॉइंट्स हैं किसके इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमन लॉ के। एडवर्सियल सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया लॉयर्स होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं बिफोर द जज, ठीक है, जज के सामने जो लॉयर्स है वो आर्ग्यू करते हैं, विटनेस से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसीजन तो बेसिकली जज नहीं लेना होता है, लेकिन डिमांड वगैरह जो होता है वो लॉयर्स करते हैं एविडेंस वगैरह की, ठीक है, जबकि सिविल में ऐसा नहीं होता, उसमें जजेस करते हैं। खैर वो छोड़ देते हैं हम।
नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, जुडिशरी के पास इख्तियार है कि वो कोई भी फैसला ले सकती है। अब ऐसा नहीं है कि जुडिशरी में कोई भी और जो, जैसे कि मैंने बताया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये चीजें जो है पॉलिटिक्स वगैरह, ये इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, जुडिशरी जो है वो खुद मुख्तार है, वो कोई भी फैसला ले सकती है किसी भी मुदाखलत के बगैर, किसी भी इंटरफेरेंस के बगैर। ठीक है, एनी अदर इंटरफेरेंस के बगैर कोई भी जज फैसला ले सकता है। इसकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के आगे हम सब पॉइंट्स में लिखेंगे एंश्योरिंग फेयर ट्रायल्स की, ये जो है ना एंश्योर करती है, यकीन दिलाती है कि फेयर ट्रायल्स देती है हर एक को। बेसिकली हमारा एक राइट भी, फंडामेंटल राइट है फेयर ट्रायल्स के, कि हमें फेयर ट्रायल्स मिलने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये हाईएस्ट जो है ना कोर्ट है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट होती है। ठीक है, और ये फेडरल में पाई जाती है, मतलब इस्लामाबाद में पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा हाई कोर्ट आ जाती है। ठीक है, हाई कोर्ट जो है ये हर मतलब प्रोविंस में ना एक होती है, वन इन ईच प्रोविंस, और हर एक में पाई जाती है। जैसे कि पंजाब की जो हाई कोर्ट है वो है पंजाब में, सॉरी, पंजाब की हाई कोर्ट है लाहौर में। इसी तरह हर प्रोविंस की अलग अलग पाई जाती है। इसके अलावा ना एक और वीडियो बनाई गई है पाकिस्तान में जो जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा जुडिशियल सिस्टम इन कॉमन लॉ, उसके अंदर भी मैंने ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पाकिस्तान की जो कोर्ट्स है ना, उनकी कॉम्पोजिशन और टेकिंग अपॉइंटमेंट, सारी जजेस वगैरह, मतलब सारा सिस्टम मैंने बताया, वो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अच्छा, हाई कोर्ट जो है वो हर प्रोविंस में एक होती है। इसके अलावा आ जाती है लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स में हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स आ जाती है, सिविल कोर्ट्स आ जाती है, इसके अलावा सेशन कोर्ट्स आ जाती है। ठीक है, इस तरह की सारी कोर्ट्स इसमें आ जाती है। अब नेक्स्ट है डल कोर्ट सिस्टम होता है। डल कोर्ट सिस्टम कैसे होता है? एक ये होता है सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का, ठीक है, और एक होता है शरीयत का। डल कोर्ट सिस्टम ऐसे कि एक होता है सिविल क्रिमिनल कोर्ट और एक होता है शरीयत फेडरल कोर्ट। ठीक है, जो शरीयत फेडरल कोर्ट है ना, ये कोई भी फैसला करती है ना इस्लामिक बेस पे करती है। एंड सिविल और क्रिमिनल कोर्ट होती है ना, ये हैंडल करती है सिविल इश्यूज को, कॉमन इश्यूज वगैरह को हैंडल करती है। जबकि जो शरीयत फेडरल कोर्ट है, ये जितने भी लॉ वगैरह करती है, जितने भी जजमेंट देती है, इसमें इस्लामिक बेस पे, इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर देती है। तो इसमें ये हो गया डल कोर्ट सिस्टम के। पाकिस्तान में दो तरह की जो है वो सिस्टम, मतलब इस्लामिक बेस पे भी हो रहा है सारा सिस्टम जो है, और ब्रिटिश बेस पे भी। तो अब नेक्स्ट है कस्टमरी एंड ट्रिबल लॉज। ठीक है, ये जो है ना ट्रिबल लॉज, ये कहते हैं कबायली कानून को। ठीक है, जो कबायली कानून होते हैं, जो मतलब पुरानी रवायात वगैरह से चलते आ रहे होते हैं, जैसा कि हो गया जिरगा सिस्टम। ठीक है, जिरगा सिस्टम जो है ना वो केपीके में और बलोचिस्तान में चलता है। जैसे कि हम लोगों को पता है जिरगा सिस्टम में पंचायत सिस्टम जो होता है कि मतलब जो एक पंचायत बिठाई जाती है, एक फर्द को वो एक मतलब एक फर्द को वो रख लेते थे, तस्वुर कर लेते अपना जज, और फिर सारा फैसला उसको बताते हैं। फिर वो न्यूट्रल होता है कि मतलब किसी एक की पार्टी में नहीं होता, और फिर वो फैसला करता है दोनों की बातें सुनकर, किसी एक के खिलाफ फैसला नहीं करता वो। ठीक है, मतलब कि किसी की साइड नहीं लेता, वो न्यूट्रल होता है और वो फिर फैसला करता है। इसके अलावा पंचायत चलती है पंजाब में और सिंध में, पंचायत का सिस्टम होता है। एक्चुअली ये जिरगा सिस्टम है पंचायत सिस्टम के ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ना एक और प्रोसेस है जिसको कहते हैं ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है ना, ये आउट ऑफ कोर्ट डिसीजंस होते हैं। वैसे जुड़गा और पंचायत का भी आउट ऑफ कोर्ट होता है, एडीआर भी आउट ऑफ कोर्ट ही सारा कुछ रिजॉल्व होता है। ठीक है, ये कैसा मेथड है, मतलब इसके अंदर ना कुछ मैकेनिज्म्स है, जैसे कि इसमें मीडिएशन हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, काउंसलिंग हो गया, और ये निगोशिएशन हो गया, इस तरह के। खैर वो डीपली नहीं जाना, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप लोग आगे पढ़ेंगे और उसके अंदर डीपली मैंने ये बताया हुआ अब ये, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स भी हैं इसके। ठीक है, लेकिन इधर सिर्फ इतना ही कि एडीआर जो है वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जो कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है। ठीक है, सारी ये भी जिरगा सिस्टम और पंचायत सिस्टम की तरह का ही होता है। इसमें एक न्यूट्रल बंदा भी लाया जा सकता है। ठीक है, और वो फिर फैसला करते हैं, दोनों पार्टी उसको फैसला बताती है, और वो फिर अपना मतलब आर्ग्यू देती है, अपना सारा माजरा बताती है, और फिर वो उसको फैसला बताता है, या फिर निगोशिएशन करके मतलब आपस में दो लोग भी बातचीत करके ये अपना फैसला कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ एडीआर में आ जाता है। तो ये जिस कंट्री ने जैसे जैसे कस्टम वगैरह अपनाए हुए, ट्रिबल लॉज वगैरह, ये सारा कुछ भी इसके अंदर, मतलब पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्रिमिनल एंड सिविल लॉ में डिस्टिंक्शन, यानी कि इन दोनों में फर्क है। ठीक है, जो क्रिमिनल लॉ है ना, ये डील करता है मतलब स्टेट के साथ जो क्राइम वगैरह होते हैं, जैसे कि इसमें हमारा मर्डर वगैरह आ जाता है, इसमें थेफ्ट आ जाता है, मतलब चोरी वगैरह आ जाती है, ये सारा कुछ अब्डक्शन, रेप वगैरह, ये सारा कुछ क्रिमिनल लॉ में आते हैं। ठीक है, जिसमें स्टेट वगैरह भी इन्वॉल्व होती है, और इसमें बेसिकली इसका सारा जो तरीका वगैरह है, इसकी जो पिनल्स वगैरह, वो सारा कुछ लिखा है 50C में, पाकिस्तान पिनल कोड। ठीक है, 1860। इसके अलावा सीआरपीसी आ जाता है 1898। ठीक है, मतलब ये जो है ये डील करती है सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड होता है ये। ठीक है, जो कि प्रोसीजर सारा बताती है क्रिमिनल्स का, क्राइम का, ऑफेंडर्स का, ETC। पाकिस्तान पिनल कोड में पनिशमेंट वगैरह, पिनल्स वगैरह सारी बताई गई है। ठीक है, ये चीजें जो होती है ना, ये क्रिमिनल केसेस के लिए होती है। ठीक है,
इसके अलावा जो है ना सिविल लॉ जो है वो इसके अंदर ना प्रॉपर्टी रिलेटेड आ जाते हैं। मैंने बताया था क्रिमिनल लॉ में स्टेट के साथ, ठीक है, और सिविल लॉ में जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, हमारे जो फैमिली मैटर्स होते हैं, डिवोर्स वगैरह, ईटीसी मेंटेनेंस, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। इसका ना एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो कि है 1872 का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके अलावा फैमिली केसेस के लिए मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961, ये जो है ये डील करते हैं सिविल लॉ के मतलब रिलेटेड, जो कि फैमिली प्रॉपर्टी ईटीसी इस तरह के सारे केसेस इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ का मतलब ये चीजें भी बताई गई। और वैसे ना सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का एक टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट है, और सिविल लॉ कॉमन लीगल सिस्टम और सिविल लीगल सिस्टम का भी है, ठीक है, और इन दोनों में मैंने डिफरेंस बताया हुआ है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है लीगल एजुकेशन एंड प्रोफेशन की। जो लीगल एजुकेशन है ना, लॉयर्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो एलएलबी कंप्लीट करते हैं, 5 साल की अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बार कौंसिल का टेस्ट देते हैं, देन जाके वो लीगल प्रोफेशनल में आते हैं और वो लॉयर्स कहलाते हैं, एडवोकेट्स कहलाते हैं, और वो लीगल केस वगैरह जो है वो लड़ सकते हैं, ठीक है। ये भी लीगल सिस्टम में ही आता है पॉइंट, क्योंकि लॉयर्स वगैरह का बताया गया जो कि लीगल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, ठीक है, कोर्ट्स वगैरह में। इसके अलावा जजेस वगैरह की जो अपॉइंटमेंट है वो उनकी क्वालिफिकेशन की बेस पे होती है, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह देखी जाती है, जैसे वो भी मैंने सारा कुछ वो कॉम्पोजिशन वाले में बताया था, ठीक है, कोर्ट्स के, पाकिस्तान कोर्ट के। अच्छा, इधर भी बता देते जो उसकी जो लॉयर्स सॉरी जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उनकी क्वालिफिकेशन भी होती है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन अलग है और हाई कोर्ट की अलग है। जैसा कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉयर, ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉयर, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आपके पास जज का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब इस तरह की सारा कुछ है। आप लोगों को पाकिस्तान के शहरी होना लाजमी है, मुस्लिम होना लाजमी है, मतलब ये चीजें सारी। इसके अलावा उनका एज का बताया गया कि हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए 63-65 एज जो है वो लिमिटेड बताई गई है, ठीक है, 62 और 65। हाई कोर्ट के लिए जो है वो 62 है और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 है। इसके अलावा चैलेंजेस इन द लीगल सिस्टम के, जो पाकिस्तान का लीगल सिस्टम, इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, ठीक है। फर्स्ट में जो है ना वो है डिलेड जस्टिस। बहुत से केसेस जो होते हैं ना बहुत टाइम ले लेते हैं, ठीक है, काफी काफी साल ले लेते हैं। तो वही है कि डिलेड जस्टिस की मतलब बहुत लेट हो जाता है, बहुत लंबा प्रोसीजर चलता है, ठीक है। उसके अलावा होता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सम टाइम जो जुडिशरी होती है, जो लीगल सिस्टम होता है, जुडिशरी में ना बाद दफा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाता है, मतलब उनको प्रेशर फेस करना पड़ता है, उनके ऊपर थोड़ी सी ना मतलब दबाव वगैरह हम कह सकते हैं आ जाते हैं, कि मतलब लोग कहते हैं सियासी वाला कि हमारे हक में फैसला करना वगैरह, ये सारा कुछ उसमें आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा आता है करप्शन। करप्शन में ना ब्रीफ्स वगैरह आ जाती है, कि यानी कि रिश्वत वगैरह लेनी किसी भी तरीके से, ठीक है, कहीं पर भी। इसके अलावा लिमिटेड एक्सेस टू जस्टिस। जो रूरल एरियाज होते हैं ना, ठीक है, वहां पर लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से लिमिटेड हो जाती है जस्टिस तक, ठीक है, इंसाफ तक। तो ये कुछ चैलेंजेस भी हुए हैं इसमें। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्ट, मतलब जो हम ट्रायल्स वगैरह लेते हैं ना, फेयर ट्रायल, उसमें ज्यादा कॉस्ट हो जाती है, ठीक है, ज्यादा वो महंगे पड़ जाते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है इसके चैलेंजेस में, ठीक है। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। इसके अलावा कंक्लूजन में आप लोग जो समझ में आया ना इस सब में, ठीक है, उसको कंक्लूड करके लिख देंगे। ये मेन हेडिंग्स ये है, ठीक है, इनके सब पॉइंट्स जो कि मैंने आपको इन शक्लों में बताए हैं, मतलब ऐसे ऐसे लगा के, पॉइंट्स लगा के, या तो फिर ऐसे ऐसे एरो बना के जो मैंने बताए थे, ठीक है। तो वो सब आप लोग सेपरेटली भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं, आप लोगों की क्वेश्चन की लेंथ भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक सो हर बार ही पूछा जाता है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज, अपनी दुआ में याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।